वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, 2009 में एक मूवी आई थी, थ्री इडियट्स। इसमें आमिर खान ने एक करेक्टर प्ले किया था, फुंगसू वांगडू। उसी तरह का करेक्टर आजकल हमारे सामने पेश किए जाने की कोशिश की जा रही है। ये इस करेक्टर या व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। ये व्यक्ति कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये और आंदोलन जीवी है क्या है, क्या चाइना इसको प्रमोट कर रहा है या जॉर्ज सोरोस का ये प्रोजेक्ट है। एक और करेक्टर है ध्रुव राठी। जर्मनी में रहता है, लेकिन आजकल आजकल वो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दे रहा है, उनकी हर पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव रूप में पेश कर रहा है। क्या वो जॉर्ज सोरोस का ही एक प्रोजेक्ट है? इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिंह साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, क्या ये जॉर्ज सोरोस का प्रोजेक्ट है ये? जैसा कि आपने अपनी बुक भारत के अंदरूनी शत्रु में भी जॉर्ज सोरोस को लेकर काफी खुलासा किया था कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे इस तरह की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी। ये पहले तो बताइए, सोनम वांगचुक है कौन, और इनके विषय में विस्तार से सर हमें, हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को समझेंगे। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछला जो मैंने वीडियो आपके साथ किया था, जिसका बहुत बड़ा सपोर्ट था, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनका, इट ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 1 मिलियन। और लोगों को बात समझ में आई, और कोई 5,000 से ज्यादा उस पर कमेंट्स है। कमेंट्स थे। और यकीन मानिए कि उस कमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। आपके लोगों के भावनाओं और उनके जो उनकी सोच है वो तो मालूम पड़ता ही है, बिल्कुल। लेकिन कई कमेंट्स बड़े इन्फॉर्म्ड कमेंट्स थे। अब उसमें से दो चार होते हैं वो गाली गलौज वाले, मैं तो वो वो सब। तो हम तो उसका ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब आप ये सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं और ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं, तो ये सब आपस में कहीं पे जुड़े हुए हैं। और एक बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन उसके बाद से कुछ हमारे लोग, एक ऐसी पीढ़ी आई जिसमें लोगों का दूसरे देशों में जाना बना रहा। कोई शिक्षा के बहाने, कोई इसलिए कि भाई यहाँ पे रोजगार नहीं मिला तो वो अच्छे रोजगार की चाहत में वो फॉरेन चला गया। आप जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश को। आपका यह रहना या ना रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस मातृभूमि को, भारत माता को। कुछ केसेस में तो मैं ये भी कहता हूं कि गुड रिडेंस टू बैड रबिश। लेकिन ये जो बैड रबिश है, अब आपने जैसे ध्रुव राठी का नाम लिया, इमेजिन ये अपने लिविंग के लिए क्या करता है? ये कहा, जर्मनी से करता है ना। जर्मनी से है। अब कोई सोचे कि जर्मनी कोई गया है, राठी है, हरियाणा वगैरह का रहने वाला होगा, है कि नहीं? रोजगार की चाहत में वहां पे गया। अब इसको इतना समय मिल गया है कि जर्मनी में बैठ के जर्मन पॉलिटिक्स को नहीं मॉनिटर कर रहा है, भारत में। जर्मन ट्राजेक्टरी को नहीं वो कर रहा है। बुरी हालत में है जर्मनी। मतलब ये हालत है कि अमेरिकन ने कहा कि तो पाइपलाइन काटो, उन्होंने देर की काटने में, आपको मालूम है, सबोटाज करके कटवा दिया। उसकी चिंता होनी चाहिए सही बात है। ध्रुव राठी को। ये तमाम लोग जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जा रहे हैं, उनको ब्रिटेन की चिंता होनी चाहिए कि कैसे जिहादी टेक ओवर हो रहा है ब्रिटेन का। उनको ये चिंता होनी चाहिए कि आज यूरोप का क्या हाल हो गया है। लेकिन उसकी चिंता ना करके आप मिनट टू मिनट और फ्रेम बाय फ्रेम आप भारत की चिंता कर रहे हो। अब ये सब काम मुफ्त में तो होता नहीं, बात है सर। क्योंकि हर जो एक प्रोडक्टिव आदमी होता है उसकी समय की बड़ी कीमत होती है। और खास करके पश्चिमी देशों में, जहां आपको खुद सब काम खुद ही करना पड़ता है, वहां तो आपका समय का बड़ा महत्व है। हमारा भी है समय का महत्व।
तो ऐसे मूल्यवान समय को गंवाकर आप भारत की नीति, भारत का जो पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उस पर आप इतना कुछ सोच रहे हो। इतना तो इन लोगों ने रहते, इस देश के रहते हुए अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा सही होगा। बात सही बात है। हाँ? और वो एक गाना था ना, वो पंकज उदास का, वो तो नहीं रहे इस दुनिया में, चिट्ठी आई है हाँ भाई। अब पता नहीं यहां से कौन सी चिट्ठी अभी जा रही है इनकी। सही बात। वो तो बेचारे ने वो वेरी इमोशनल सॉन्ग, अब आज भी सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। ये मतलब एक भावुक सा हो जाता है। लेकिन ये पता नहीं अभी यहां से कहां से चिट्ठी आती है इनको। तो चिट्ठी अब यहां से नहीं जाती है, वहीं से चिट्ठी इनके जो बाप माँ वहां बैठे हुए ना, जॉर्ज सोरस जैसे। जॉर्ज सॉरस इनका बाप है, उसकी चिट्ठी आती है, उसी तरीके से ये काम करते हैं। समझ रहे हैं? तो कोई जर्मनी में बैठा हुआ, वो देखो वो कौन, वो राघव चड्ढा, इंडिया में पूरे इंडियन स्टाइल में वेडिंग किया, ठीक है ना, ऐसे लहंगा, वैसे ये, ऐसे नाच, वैसे नाच, पूरी दुनिया पागल, ठीक है ना, शादी किसी और की, अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है। हैं? यही कि हम कैसे लोग हैं, हमारे में से भी कुछ लोग कैसे हैं। अब्दुल्ला दीवाना वो भी जो वहां बैठा हुआ है जाके, अब पता नहीं इनको वहां क्या मिल जाता है जाके। सही बात। है तो ये नाच गाना ये सब वहीं करना था, लंदन में करना था। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखिए, थोड़ा सा मैं आई जस्ट डाइग्रेस अ लिटिल बिट, कि एक तो ये है जिनका बाप जॉर्ज सोरस है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक बेंच ने कुछ टिप्पणी कर दी बाबा रामदेव को, और हमारे हिंदुस्तानी बड़े खुश। ओ देख लो, बाबा रामदेव को अपनी औकात बता दी सुप्रीम कोर्ट ने। अरे क्या औकात बनाई? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछो कि क्या रामदेव के इलाज कर रहे थे कोरोना में। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि वो खुद कोरोना से ग्रसित थे, और प्राइम मिनिस्टर ने उनके पास एक आयुर्वेद को भेजा जिसने उनको उनका उपचार किया। और ये साइंस साइंस का जो ये एक अलग विषय है, हवाला देते हो ना प्लीज, आई एम नॉट एन अनएजुकेटेड पर्सन, ये साइंस साइंस मत करो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी मैं कह रहा हूं कि जितेंद्र जी, दुनिया में देर आर अबाउट 1100 बेसिक फॉर्मुलेशन ड्रग्स के, बाकी उसके वो नाम अलग होते हैं, डिस्प्रिन हो सकता है, एस्प्रिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट है बेसिकली एनाल्जेसिक, ठीक है ना। तो 1100 ऐसे ड्रग्स है, डू यू नो, उसमें से केवल 42 ड्रग्स आर बेस्ड ऑन इंपेरिकल प्रूफ, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। बाकी सब ट्रायल, सब चूहों के ट्रायल्स। कैंसर की ट्रीटमेंट का खोज करने निकल गया भाई कि ये टीबी पे भी एक असर करते हैं, इस तरीके से आपको ड्रग्स बनते हैं, द मोस्ट अनसाइंटिफिक। मैं उसका वो एक पद्धति है, तो ये चलो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो वो तो खैर, दुनिया में कोई ऐसा चीज है, बाबा रामदेव को ये ज्ञान दे रहे हैं ये लोग कि आपका साइंटिफिक नहीं है। तुम किस साइंटिफिक तरीके से तुम जज बने हो, दुनिया को तो बताओ। क्या डायनेस्ट जजेस जो हैं, इज इज मोस्ट मोस्ट ऑनरेबल वे टू बिकम अ जज? मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ये डायनेस्टिक रूट जो है, इज इट एन ऑनरेबल रूट टू बिकम अ जज? अगर ये ऑनरेबल रूट रही है, देन आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू। मिलोड नाराज हो जाएंगे। यार मी लॉर्ड ठीक है यार, मी लॉर्ड अपनी जगह पे है, वो मी लॉर्ड बनने के पहले वकील भी थे। और वो ऐसे नहीं थे कि ये दुनिया के वो खल पर वो परपंच को नहीं जानते हैं, ठीक है ना। मैं एक बात कह रहा हूं कि लोग रामते, अरे उसने वो कॉलगेट साहब बहुत खुश है। वो एक क्या, वो उसमें ऋतिक रोशन जो मोटरसाइकिल, वो कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीता है, वो तो वो देखो उसमें क्या आप कन्वे कर रहे हो। और कोई भी आदमी जो, एनीवे आई विल नॉट डाइग्रेस ऑन दिस, कोई भी आदमी जो जाता है किसी डॉक्टर, तो उसको क्या कहेगा, बोलेगा भाई मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। आपने अन्ना एजिटेशन में आपने एक चीज नोटिस की थी,
एक डॉक्टर त्रिहान बैठा हुआ था, वो वहां बैठा रहता था उसको चेकअप के लिए। भाई त्रिहान इज अ सर्जन। सही बात है। आई नो देर आर पीपल लाइक वेरी गुड फिजिशियंस हम्म। जो उसी एस्कॉट के थे। डॉक्टर कासलीवाल, ही शुड हैव बीन देयर। ही एज अ हार्ट सर्जन, व्हाट वाज ही डूइंग ऑन द स्टेज? हम्म। इस बात पर किसी ने सोचा ही है? बस कुछ नहीं, इफेक्ट, मीडिया इफेक्ट। अब ये मैं नहीं कहता हूं कहां से वो प्रेरित था, लेकिन केजरीवाल किससे प्रेरित है ये सबको मालूम अब है। तो सब एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वांगचुक, सोनम वांगचुक एंड केजरीवाल, या ध्रुव राठी। ठीक है, नहीं, सोनम वांगचुक और केजरीवाल, इनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटी ये है कि वांगचुक भी एक इंजीनियर है और केजरीवाल भी इंजीनियर है। सिमिलैरिटी ये है, आईआईटी है, आईआईटी है। अब जो भी दोनों हाँ। दोनों इंजीनियर है। सिमिलैरिटी ये है कि आंदोलन जीवी हैं। नहीं, आंदोलन जीवी तो नहीं, वो अब बना है आंदोलन जीवी, लेकिन हाँ पहले से भी करता रहा है। दूसरा सिमिलैरिटी ये है कि दे बोथ आर वेरी क्लोज टू सोनिया गांधी एंड गैंग। अच्छा। ठीक है केजरीवाल ना? का तो पता है इसका। हाँ, सोनिया, ये जो वांग्याल है, इसके फादर जो सोनम वांग्याल थे, टू हिज क्रेडिट, ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन्स एट द एज ऑफ 23 ही क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट। ओके। ठीक है ना? और उसके लिए उनको अर्जुन अवार्ड मिला, उनको पद्म सीरीज ऑफ अवार्ड से उनको शायद पद्मश्री मिला था, कई अवार्ड्स मिले उनको। एंड देन ही बिकेम अ कांग्रेस पॉलिटिशियन, ही बिकेम अ मिनिस्टर। अच्छा। ठीक है ना? तो भाई जब आप पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर आपको तो हम फिर पॉलिटिशियन के हाँ भी तरह बिल्कुल। ट्रीट करेंगे ना। अब उसका एक सिमिलैरिटी, मैंने इंजीनियर का कहा, मैंने पॉलिटिशियन का। पॉलिटिशियन कांग्रेस का ये कहा, दोनों मेगासेसी अवार्ड विनर। वो तो लास्ट वीडियो के में आपने सर एक्सप्लेन किया था मेगा सीसी का। केजरीवाल और सोनम वांगचुक आर बोथ मेगासेसी अवार्ड विनर्स। आपके दर्शकों को कोई शक हो तो मेरी किताब भारत के अंदरूनी शत्रु, या उसका जो इंग्लिश वर्जन है, द जिहादी ग्रुप। हाँ हाँ, वो किताब वो पढ़ लें। और उसमें सीआईए का जो डायरेक्टर है डलिस, उसकी खुद की साइन की हुई चिट्ठी है, जो कि वो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। इस बुक में मैंने उसको डाला है, उस डॉक्यूमेंट को, जहाँ वो खुद कहता है कि मेगासेसी अवार्ड का काम मतलब मकसदी है इन्फ्लुएंस गेन करना, टारगेट कंट्रीज में, टारगेट सोसाइटीज में, टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये दोनों मेगासेसी अवार्ड विनर है। हाँ, तो ये क्या होता है कि फंडिंग केजरीवाल की भी फॉरेन कंट्रीज से थी, ये वांगचुक की भी फॉरेन कंट्रीज से। ये आ, ये क्या होता है कि ये लोग पहले किसी को हीरो बनाते हैं, जब वो हीरो बन जाता है तो इसको हीरो बनाने में थ्री इडियट्स हाँ मैंने वो स्टार्टिंग में पिक्चर, बताया। आपने जो हाँ। बोला, थ्री इडियट्स मूवी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन उसमें ये था कि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा मतलब ये नहीं था, बाद में ऐसे ही वो चला गया, पढ़ते पढ़ते उसको भेजा गया। ये अच्छे परिवार में पैदा हुआ था, इसको अच्छी शिक्षा मिली। इसके फादर बाद में श्रीनगर में थे, ये दिल्ली के सेंट्रल स्कूल में इसने पढ़ाई की। श्रीनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज में इसने, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में इसकी इसकी शिक्षा प्राप्त हुई। और ये एक इनोवेटर था। कुछ इसने जैसे वो आइस के वो स्ट्रक्चर्स बनाता था कि ताकि जो लीन पीरियड हो उस समय ना आइस को जो इकट्ठा जो आइस कलेक्ट होता था उससे पानी रिलीज किया। ही हैज डन सम गुड थिंग्स। सो बिकॉज ही डिड दीज थिंग्स, सम वेरी गुड थिंग्स आई वुड से, तो उसको आप की कम्युनिकेटर बना दिए। अब वो कहाँ इनोवेटर था,
और इनोवेटर्स के बाद से वो ही स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज एटसेट्रा। तो उसका फायदा उठाया इन्होंने। दूसरा कि ये हमको सोचना चाहिए कि आखिर ये सडनली ये ये एक्टिव क्यों हो हाँ गया। वही, हाँ बिल्कुल। ये एक्टिव, इसके दो दो चार कारण हैं। और इसके कारण ये है कि देखिए क्या है कि अगर आप ये पूरी सरकार का एम्फेसिस देखेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। हम्म। एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, एज अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, हम तो हमेशा ये रोना रोते रहे हैं, और ये सही रोना था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चाइना जिस स्पीड से, जिस गति से कर रहा है, हमारे पास वो मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नहीं है। है बिल्कुल। और ये कांग्रेस सरकार ने, दिस वाज ऑन पर्पस। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि जब 62 वॉर हुआ तो उसके बाद से इतना खौफ था इन लोगों में, चाइनीज का। और भारतीय सेना जब आई तो इन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना ही सेवियर है। हम्म। और वो सेवियर ही नहीं है, भारतीय सेना इनका इकोनॉमिक सस्टेनेंस कर रही है। व्हाट इज लद्दाख? वो तो बर्फ ही बर्फ है सर। नो, इट इज अ बैरन लैंड। डेजर्ट। हाँ बैरन इट लैंड। इज अ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट। हाँ। ठीक है ना। तो वहां पर जब इतनी सेना है तो आप समझिए कि कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हम्म। वहां पे बिल्कुल। जनरेट हम्म। होता होगा। तो उसको सुरक्षा देके भारतीय सेना ने अभी रखा। अभी तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था, कुछ हमारे जान पहचान के लोग, कुछ यूनिट्स हैं जिनको मैं जानता हूं अभी भी अभी हैं वहां पे। हम लोग जब 86 87 में थे उससे हालात कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तो इन तो कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्होंने फौज तो भर दी, हम्म। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। हमारे जमाने में आप बात मानो कि जिस तरह का जर्सी हमको सप्लाई होता था, विंटर का जर्सी, मैं कहता हूं कि आज एक क्या मैं कहूँ, एक आजकल है ना, कुत्तों को भी वो विंटर्स में पहना देते, वो भी शायद पहनने से रिफ्यूज करते। दैट वाज द स्टैंडर्ड, एंड लुक एट द स्टैंडर्ड। सो दे डिड, उन्होंने कुछ नहीं किया। और सर जीप घोटाले वाले हाँ, कुछ हाँ। करेंगे। तो फौज तो भर दी वहां पे, लेकिन चलिए वहां पे क्योंकि लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं इतना, तो वहां पर एक बहुत इकोनॉमी एक जनरेट हुआ। टूरिज्म था उस समय, 86 87 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उतने साधन नहीं थे टूरिज्म को, ठीक है ना। और जब आपकी रोड ही नहीं होगी ढंग हाँ, की तो वो उस एक पर रोड इम्पैक्ट तो थी, वो आएगा। भी क्लोज, जो जिला हम्म। का वो था, ये उपशी मनाली वाला एक्सेस अभी जस्ट उस पर काम चल ही रहा था ये। तो हालात उस समय ऐसे थे। तो ये घनिष्ठता थी कि लद्दाख एंड द आर्मी, वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, कि विदाउट आर्मी लद्दाख कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है ना। एंड विदाउट द सपोर्ट एंड गुडविल ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, आर्मी भी आर्मी को भी ऑपरेट करना इतना इजी मतलब नहीं रहेगा। इजी नहीं, लेकिन हम्म। ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जमाना था जब 86 87 में, मुझे याद है तो बड़ी शांति थी, ट्रैंक्विल था। कई पेट्रोल में मैं, मेरी यूनिट उस समय दारबुक में थी, तो मैं कई बार वो चाइनीज की तरफ मैं पेट्रोल ले जाता था। मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि एलएसी क्या है। पता नहीं मैं कहाँ कितने अंदर जाता था, नहीं जाता था, मुझे मुझे भी, लेकिन हाँ वहां बैठ के मुझे टास्किंग मिलती थी, मैं वहां का पूरा पेनोरमा बनवाता था मैं। ठीक है ना। दूर दूर तक आपको कहीं चाइनीज नहीं दिखते थे। दैट वाज द पीसफुल राइज ऑफ, वो पीरियड था पीसफुल राइज ऑफ चाइना का। वो डेंग ने, वो 78 के बाद से उन्होंने एक स्लोगन किया था कि पीसफुल राइज ऑफ चाइना, कि भैया अभी हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से मतभेद नहीं हमको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल शांति से रहो, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये करो, थोड़ा प्रोवोकेशन भी हो किसी से तो शांत रहो। सो दैट वाज दैट पीरियड। अब उस पीरियड में
उस पीरियड में ये कांग्रेस जो वो समय जो सरकारें थी वो कॉम्प्लेसेंट हो गए। आपको याद होगा जितेंद्र जी की एंटनी से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन बॉर्डर, ऑन द इंडो टिबेटन बॉर्डर, और आई रेफर टू इट, उसके बारे में चर्चा हुई थी और उन्होंने पार्लियामेंट में एक बात की थी कि हम इसलिए हमने भी तेजी नहीं लाई क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देंगे तो वो चाइनीज के लिए तो एक आसान इन्वेजन रूट बन जाएगा। एक्चुअली उनकी सोच ही इतनी नाउ ऐसी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूपीए गवर्नमेंट एंड मोदीज गवर्नमेंट। कांग्रेस की सरकार ये सोचती थी कि वो जो बॉर्डर पे जो गांव है वो आखिरी गांव है, और मोदी साहब कहते पहला हैं गांव है। वो पहला गांव। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। तो पहला गांव को है तो भाई सबसे ज्यादा तो वहां हम्म। कनेक्टिविटी वहां होनी हम्म। चाहिए ना। दैट इज द प्रेमाइज वी आर वर्किंग ऑन। तो उसके बाद से क्या हुआ कि पूरी इस पॉलिसी को किसी ने बदला तो वो जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम में। जॉर्ज फर्नांडिस ने जब कहा था कि आई डोंट वांट टू डिबेट कितना जो भी उनके ये लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारा मेन एनिमी जो है, एनिमी नंबर वन, वो चाइना चाइना है। है। तो उसके बाद से हमने वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भी हमारी इकोनॉमी अलाउ करती थी शुरू हुआ। दौलता बेग ओल्डी का जो ये था हमने उसी समय मतलब उसके उस पर काम इनिशिएट कर दिया गया था। तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि भाई ये जो कनेक्टिविटी है उसको ब्रॉडन कीजिए। हम्म। उसके बाद ताकि डिप्लॉयमेंट फास्टर हो हम्म। सके, उस लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक क्षमता जो है वो आपकी बढ़े। हैं? तो ये जो अब जो हमारा जो थ्रस्ट है ये कनेक्टिविटी में, और जैसे हमने ये सड़क जो बनवाई है दरबुक और ये डीबीओ वाली हम्म। सड़क, अब ये सब जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ये क्या है कि इट इज वेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द काराकोरम हाईवे। हाँ जी। काराकोरम हाईवे जो है वो चाइना के सीपीईसी के और बेल्ट रोड इनिशिएटिव का बहुत क्रुशियल है। हम्म। तो ये सारे जब डेवलपमेंट होने लगे तब ये इन्होंने कहा कि भैया कुछ करो इसको, ये ना केवल मिलिट्री एक्शन से नहीं होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए वो कभी डोकलाम तो कभी गलवान, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी अंडर सोनिया गांधी ये केवल ये ना ही ये केवल इतना ही नहीं चाहते थे कि डेवलपमेंट ना हो, वो चाइनीज के साथ जाके वो मिल गए थे। और सीक्रेट एमओयू का तो तो सबको आपने पता है। देखा होगा कि हाँ। उन्होंने सीक्रेट एमओयू को हाँ। साइन किया, और यहां तक कि आज तक एमईए को भी नहीं मालूम। कैन यू इमेजिन? सही बात है सर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल हम्म। अफेयर्स को भी नहीं मालूम है कि उसके कंटेंट क्या है। ये एमओयू था क्या, उसमें क्या लिखा कांग्रेस था? कांग्रेस हम्म। ये कांग्रेस के लोगों को भी नहीं मालूम। हम्म। ये केवल माँ और बेटा जानते क्या पता हैं। ये वांगचू उसी का प्रोजेक्ट हो, उसी में एक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। रिमेन नाउ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसी पे आ रहा हूं कि तो याद रखिएगा इसका कांग्रेस कनेक्शंस। हम्म। जॉर्ज सोरस का आपने नाम लिया, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें सोनिया गांधी को पावर में लाने में चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ था। और आपको याद होगा जब ये 2004 में, मैंने भी ये बात पहले भी कही है हम्म। कि इसको कितने 147 सीट्स आए थे और पूरा बैकिंग था सीपीएम का। और सीपीएम का आपको मालूम है कि उनका फादरलैंड मदरलैंड जो है ना कम्युनिस्टों का हाँ चाइना चाइना ही ही है। था। तो ज्योति बासु ने अपने फादर से जो उनका जो फादर जो बैठता था, ठीक है ना, वहां पे चाइना में, उससे परमिशन लेके इन्होंने सोनिया गांधी को बोला कि मैडम, इट इज ऑन रिकॉर्ड, सेड मैडम एकदम आप चिंता मत कीजिए, नाउ यू, आप बिल्कुल अस्वस्थ हो गए, यू रूल फॉर 5 इयर्स। हम्म। वो किसके
इशारे पे था। नहीं नहीं किसके दम पे ये हम्म, आश्वासन दे रहा था? हम्म, वो चाइना के दम पे। और ये तो जानी हुई बात है कि ये ये तो नक्सलाइट्स की ये सरगना है ये। हम्म, ठीक है ना? आपने देखा था ना वो विनायक सेन का विनायक सैन के केस ट्रायल में, में, और हाँ। ये उसका जो बीसी शुक्ला और वो हम्म, उनका जो जो हत्या हुई थी। तो ये शी इज अ डाई हार्ड कम्युनिस्ट, इसका फादर भी डाई हार्ड कम्युनिस्ट हम्म, था। ठीक है ना? बाकी मैं वो जो अ, वो कौन सा पेपर्स है वो रशियन का मित्रोकिन पेपर्स, हम्म, उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन है, मित्रोकिन पेपर्स में है। तो शी इज वेरी, ये बहुत नजदीकियां हैं इसकी चाइनीज से, तभी इसने उसके साथ एमओयू साइन किया। और वही साइन नहीं किया, ये डोकलाम क्राइसिस में आपने देखा होगा हम्म, कि किस तरह से ये छुप छुप के गया था मिलने। उसके बाद आपको मालूम हुआ कि इसका कैलाश मानसरोवर जो यात्रा था, हाँ बिल्कुल सर सर। किस तरह से ये हम्म, राहुल गांधी को वो ले गए थे हाँ यहाँ, जी, हाँ एम्बेसडर हाँ लेके हाँ गया था। जैसे ये चाइना का दामाद हो। ठीक है ना? तो इसीलिए ये 2020 में भी ये गलवान क्राइसिस जो था, उसमें भी इसके उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट आए। हम्म, और ये जितने ये गलवान क्राइसिस हो या डोकलाम क्राइसिस हो, खासकर गलवान की जब हम लद्दाख की बात कर रहे थे, उनका यही था कि किसी तरीके से ये जो इंडिया ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको आप बंद करवाइए। और दूसरा कि इन्होंने कहा होगा हम्म, कि आप कुछ ऐसी कार्रवाई करें ताकि हम इस देश को बदनाम कर सकें मोदी सरकार की। अब ये तो एक जो मैं रीजन दिया कि ये आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म, डेवलपमेंट एक रीजन था। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन हुआ ये आर्टिकल 370 का हटाना। हम्म, और इसका कारण था कि देखिए इसमें क्या हुआ कि जो 370 के पहले तक लद्दाख में ये जो कश्मीर में बैठे हुए जो जिहादी थे, वो इनकी जमींदारी थी। अच्छा। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलिफेट ऑफ कश्मीर वैली, लद्दाख जो था। अब वो हट गया। और वो बौद्ध जो है वो सिसक सिसक के सांस ले रहे थे हम्म, वहां पे। ठीक है? तो मैंने कहा, आपको पहले बताया वो नक्शे में कि कैसे 15% एरिया में रहने वाले लोग ये सही बात है। 85% पे हम्म, हुकूमत चला रहे थे। तो वो एक तरह का ये अब्दुल्ला और ये जितने थे, ये फारूक, उसका वो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती। ये मुफ्ती, ये दे हैड क्रिएटेड कश्मीर इस्लामिक कैलिफेट ऑफ ऑफ कश्मीर वैली। हाँ। और उसके नीचे आपको मालूम है कि हिंदू भी वैसे ही जी रहे थे, हम्म, और लद्दाखी भी जी रहे थे। तो उसमें इस ऐसे अरेंजमेंट में चाइना को बड़ा फायदा था। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस थे चाइना के, ये घाटी के, उन्होंने वो खुलेआम इंटरव्यू देते थे इन हम्म, फेवर ऑफ चाइना, हम्म, क्योंकि वो भारत को अपना दुश्मन मानते थे। आज भी उनमें से कई वो बदलने वाले थोड़ी हैं। सही बात है। फितरत होना वो बदलेगी नहीं। तो हम्म, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। उसका दोस्त हुआ। हम्म, हम्म, तो ये एक फर्क पड़ा। हम्म, ठीक है? वो बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये 370 हटाने के बाद ये जेएनके का जो पूरा नैरेटिव जो था ना इंटरनेशनल एरेना में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो नैरेटिव में एक पैराडाइम शिफ्ट आने लगा। अब तो अलग हो गया लद्दाख। अलग बढ़िया है। अब देखिए हमारी मानसिकता में कोई भी लद्दाख को अब कश्मीर के साथ जोड़ के नहीं देख रहा है। बिल्कुल। ठीक है? वैसा ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। तो वो सबसे बड़ा असर हुआ। दूसरा कि जब हम टू फ्रंट सिचुएशन की हम बात करते हैं, उस पर इसका गहरा असर पड़ा। बिकॉज ये दोनों सेगमेंट को आप अलग अलग तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, पहले भी करते थे,
लेकिन कहीं पे एलओसी और एलएसी हाँ बिल्कुल। वो एक साथ, मतलब वो जुड़ जाते थे, हाँ। और हम उसको मतलब जितनी फोकस के साथ एड्रेस करना चाहिए अलग अलग सेगमेंट्स में, हम नहीं कर पा रहे हम्म। थे। तो वो खत्म हुआ। अच्छा, ये जो जिहादियों और जो चाइनीज का गठजोड़ जो है, उस पे असर पड़ा। हम्म। जैसे कि वो यूएन इसके फेवर, मसूद अजहर के फेवर में इन्होंने वोट किया था, चाइनीज ने। चाइनीज ने। और अ, अब इसके कारण एक और चीज हुआ कि पहले तो आपको मालूम है कि ये घाटी के जो जिहादी पॉलिटिशियंस थे, ये सारा पैसा ये खा जाते थे, हम्म। या तो कंज्यूम कर देते थे, हाँ। या वहां पे पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए पैसे देते थे। अब जो ये पैसा जो जो लद्दाख के लिए है, एवर सिंस इट हैज बिकम ए यूनियन टेरिटरी, ये पैसा जो है ये लद्दाख लद्दाख में ही जा रहा है। लद्दाख में ही जाएगा, तो इसका हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिल्कुल। तेजी से बढ़ेगा। अब हुआ क्या कि ये 370 हटने के बाद एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आया है टूरिज्म पे। और एक लोग जैसा कहते हैं कि आप किसी एरिया को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वहां पे टूरिज्म बढ़ा दीजिए। हम्म। एक इमोशनल इंटीग्रेशन होता है, हम्म। लोगों को खुशहाली मिलती है, ठीक है, जॉब्स जनरेट होते हम्म। हैं। दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है ना, टूरिज्म। अब लद्दाख जैसी जगह में अगर आप आर्मी निकाल दें वहां से, कुछ भी नहीं बचेगा सर। और टूरिज्म निकाल दें, तो वहां पे कुछ भी नहीं है। हाँ। अब ये जो सोनम वांग्याल है, वांगचुक। सॉरी सोनम वांगचुक जो है, ये कह रहा है ये टूरिज्म का बड़ा असर पड़ रहा है, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर, इकोलॉजी पर, हमारी जो रहन सहन है ये है। अरे भाई, तुम आए यार यहाँ, दिल्ली में पढ़े, तुम जाके श्रीनगर में पढ़े, तुम पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे, हम्म। तब तुम्हारी इकोलॉजी को कोई फर्क नहीं सही पड़ा है, सही बात है? है। तो जब तुम वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो वहां से जो पैसे लाते हो, तो क्या मतलब इकोलॉजी को बचाने के लिए आप लेते हो? हाँ। तब तुम्हारा ये नहीं फर्क पड़ा। तो इसके कारण क्या हुआ है कि एक वहां पर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये टूरिज्म को ये ठीक नहीं। और उसने कई और चीजें उसने मुद्दे उठाए हैं। लेकिन इस बीच एक और चीज हुआ है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो चाइना का जो फोकस, जब हमारा फोकस, स्ट्रेटेजिक फोकस वहां बढ़ा है, आज हमारे पास स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स हैं, हम्म। हमारे पास स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है। आज वहां पर आई मीन देर इज अ मैसिव आर्मी डिप्लॉयमेंट, हम्म। ठीक है ना, क्लोज टू अबाउट से 1 लाख, ठीक है, वहां वहां पे थ्रेट परसेप्शन के कारण और गलवान के कारण। तो ये सब के कारण यहाँ वहां पे क्या हुआ है कि एक ए, ए, एक नई तरह की वहां पे एक सिक्योरिटी पैराडाइम, एक एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव उभर के आया है। और वो हमारे ही संदर्भ में नहीं, वो चाइनीज के भी संदर्भ में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि ये केवल हार्ड पावर से नहीं होगा। गलवान में तो आए फिर पिट के चले गए वो। अब हमारे यहाँ के नालायक ये कभी कभी नहीं बोलेंगे कि कितने पिट हाँ के उनके गए, हाँ। हम तो भाई उनके वो ग्रेव ही गिन रहे थे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वो पता नहीं इन लोग को गिनती भी आती है कि नहीं। तो ये जो उनके पर्सपेक्टिव में भी अब है कि केवल हार्ड पावर से काम नहीं चलेगा, सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया। तो इन्होंने कुछ, ये मंक्स जो है, बुद्धिस्ट मंक्स, उनको इन्होंने खरीदने की कोशिश की, सबवर्ट करने की कोशिश की। और वो वहां पे जिस जो ब्रांड ऑफ बुद्धिज्म जो है, उसको ये सबवर्ट करना चाहते हैं। यार आपको मैं बता दूं कि पूरी लद्दाख जो है वो महायाना
फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की को फॉलो करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। और इनके जो हेमिस गोम्पा जो है, आप समझिए 11th सेंचुरी एडी का। अच्छा। दैट इज द हिस्ट्री। तो उसको ये लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, ये वहाँ के इतिहास को भी, वो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था ना कि आप अगर जो जो इतिहास को नियंत्रित करता है वो फ्यूचर को नियंत्रित करता है। हम्म। ठीक है ना। तो अभी इन्होंने, चाइनीज ने एक एक नया एक शगुफा छोड़ा है, और वो है आपका जैंगजुंग। कोई जैंगजुंग एक कभी राज हुआ होगा, कहते हैं। उसके अभी कोई ठोस उसके तथ्य नहीं निकल के आए हैं, जिसमें लद्दाख, नेपाल, तिब्बत और गिलगिट बाल्टिस्तान एक साथ मिला हुआ था। तो उस पर बड़ा ये उस वो शगुफे पर बहुत तेजी से काम हो रहा है कि ताकि लोगों का इतिहास ही बदल दो और क्लेम कर दो अपना कि हाँ सारा ये इलाका हमारा ही था। हाँ। तो ये भी था। तो ये एक बुद्धिस्ट एंगल भी है। अब ये जो वांगचुक जो है, ये 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। 6 शेड्यूल में आपको मैं बता दूं, ये एक ट्राइबल एरियाज में, जहाँ पे उनके कल्चर, उनके जो लिविंग, जो उनका रहने का जो तरीका है, उनकी संस्कृति जो है, उनकी एथनिसिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए है। कि इसमें ये आपके वहाँ पे इसमें ऑटोनोमस काउंसिल्स, ऑटोनोमस रीजन्स की बनते हैं इसमें। और ये हिंदुस्तान में दिस इज एप्लीकेबल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है ना। अरुणाचल या असम। असम, असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये सब में ये है। और पहले तो आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली हम रूल होना चाहते हैं भारत से। तो इनको यूनियन टेरिटरी स्टेटस दे दिया गया। वो आपने वो फेमस स्पीच पार्लियामेंट में आपने सुना होगा। उसको हमने हाइव ऑफ कर दिया JNK से। अब ये व्यक्ति जो है अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है, ये मौजूद ये स्टेट, कहते हैं स्टेट। जितेंद्र जी, 2,70,000 की पॉपुलेशन एक स्टेट बना दो। और एक स्टेट बना था। मजाक मतलब मजाक बना रहे हैं तो। हाँ, हाँ। वो भी एक स्टेट जो कि स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली इज हम्म हम्म। मोस्ट वॉलेटाइल। तो इसने ये, अब उसका इसमें ये क्या है कि 6 शेड्यूल में है कि जितना फॉरेस्ट ये वो है, सब पर उनकी हुकूमत होगी। और ये जो आपका स्टेट जो है, वंस इट बिकम्स अ स्टेट, तो जमीन पर जो का जो नियंत्रण होता है वो फिर सरकार की हो जाएगी। फिर वो डिक्टेट करने लगेंगे कि हमारे लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इकोलॉजी के खिलाफ है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारी उसके खिलाफ है। तो दिस इज अ वेरी वेरी मिस्चीवियस। अब रोकेंगे कैसे चाइनीज प्लान को? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये है। और लैंड डेवलपमेंट उनके नीचे आएगा। अब उन्होंने 26 जनवरी को 2003 में उन्होंने खरदुंगला पास पर अनशन करने की कोशिश की। ठीक है। किसी किसी तरीके से इनको रोका गया। एंड खरदुंगला इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडियन आर्मी। जब आप प्रतापपुर जाते हैं और सियाचिन की तरफ जाते हैं ना, तो यू क्रॉस दैट खरदुंगला पास। अच्छा। ठीक है। तो जगह देखो इसने कैसा चुना। और कौन सा दिन? 26 जनवरी। बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल। बिल्कुल केजरीवाल। ठीक है। बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल। दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए लगता है। ठीक है। उसके बाद ये पश्मीना यात्रा। अभी ये क्या हुआ कि ये शुरू कब हुआ? जब मैं इसका ये सब जो आप देख रहे हैं, ये गतिविधियां इस वांगचुक की, ये राहुल गांधी गया था अगस्त 2023 में लद्दाख। लद्दाख। वहां क्या बाइक वाइक रहे।
उस समय ये वांगचुक से मिला था, एंड ही गॉट एक्टिवेटेड फ्रॉम दैट टाइम। ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने एक बड़ा मिस्चीवियस सा एक इसने अनाउंस किया कि मैं पश्मीना यात्रा में शुरू करूंगा, यानी कि मैं बिल्कुल बॉर्डर तक लोगों को लेके जाऊंगा। अब आपको मालूम है कि कितना वॉलेटाइल सिचुएशन है वहां पे। आप क्या लोगों को इंप्रेशन कन्वे करना चाहते हो, क्या आपका एजेंडा है। लेकिन एजेंडा मुझे मालूम है क्या है। एजेंडा इनका था कि अब तो मैं की कम्युनिकेटर हो गया, मैं तो अन्ना हजारे बन गया जी, है, मैं तो गांधी बन गया जी, है। अब लोग फौज की तो सुनेंगे नहीं जी, है, अब तो सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। फौज जो मर्जी कहते रह जाए कि चाइनीज के बारे में और उसके बारे में, उनका तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, मैं तो फौज का भी बाप हो गया जी। अब मैं बोलूंगा कि वहां पर चाइनीज कहां तक आएंगे, आ गए हैं, और कितना हमारे साथ जुल्म किया और कितना कब्जा किया है। ये सब ये झूठ फैलाने के लिए ये पश्मीना यात्रा करना चाह रहा था। आप समझ रहे हो। खैर, दैट हैज बीन शेल्व्ड और अबैंडन, आई डोंट नो। बट एक ये देखो, ये आदमी का कितना षड्यंत्रकारी है। और ये एक देशद्रोही एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इज ही ए स्ट्रीट गुंडा। ही इज ऑफ कोर्स ए स्ट्रीट गुंडा। स्ट्रीट गुंडा मे नॉट बी एन एंटी नेशनल। पर ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल। नहीं, वही नहीं। इसने एक, आप इसका इंटरव्यू देख लेना, ये तो पूरा क्या क्या बोल रहा है ये। हमने यहाँ पर लद्दाख के उसमें ये गोरखा लोगों का बहुत ये था, हमने गोरखा का ये अग्निवीर स्कीम पर ये कमेंट करने लगा। हमने कभी गुरखास का रिक्रूटमेंट नहीं रोका है। नेपाल के गुरखास का एक टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमारे यहाँ लागू है, उनके सबके लिए लागू हो। दूसरा, इसने कहा कि जो हमारे सिख सोल्जर्स थे वो भी ये थे, वो भी लद्दाख की वो हिफाजत करते थे, और उनको भी आपने एलिनिएट कर दिया। ये फार्मर एजुटेशन, इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा था। तो ये जॉर्ज सोरस का ये एक अलग चैप्टर है। जॉर्ज सोरस का मणिपुर चैप्टर, जॉर्ज सोरस का म्यांमार में आग लगी हुई है साहब। तो जॉर्ज सोरस का म्यांमार चैप्टर, जॉर्ज सोरस का ये मणिपुर चैप्टर, जॉर्ज सोरस का ये लद्दाख चैप्टर, इन सब को आपको एक उसमें पर्सपेक्टिव में, उसमें एक ही फ्रेम में देखना होगा। वो बात दूसरी है जितेंद्र जी की, अब हिंदुस्तान इतना ज्यादा हिंदुस्तान में विजडम आ गया है ना लोगों में, आम आदमी में, कि वो इसका काउंटर, वो आर्गुमेंट जब वो करते हैं तो इनका सारा कुछ फुस हो जा रहा है। सही बात, सही बात। ठीक है ना। और ये सब सोशल बिकॉज मीडिया की बिकॉज वजह से आई वांट द वेस्टर्न कंट्रीज टू रियलाइज कि टू हेल विथ योर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड, दे आर थर्ड रेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना। और ये जो तुम सोचते हो ना कि वहां से बैठा के तुम अगर एजेंडा चलाओगे, वो नहीं तो ये वो दिन गए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल वो दिन गए। ठीक है ना। और इसके साथ इसने जो आवाज उठाई टूरिज्म के खिलाफ आवाज उठाई है, इसने माइनिंग इंडस्ट्रीज के खिलाफ भी आवाज उठाई। मणिपुर में भी आपको देखो, मणिपुर इज सिटिंग ऑन ऑयल, डू यू नो दैट। तो वहां भी वो इसी तरीके से एनजीओज ने वो क्या जुबली करके एक वहां पे फॉर्म वो था, वो एक्सट्रैक्टिव एक्टिविज्म उसको बोलते हैं। वो पहले जाके लोगों को ट्रेन करते थे कि देखो यार, यहाँ पर बैठ जाना, इनको एक्सप्लोर मत करने देना ऑयल। ठीक है ना। तो भारतीय सरकार ने रोक लगा दी, तो उनको थाईलैंड बुला लिया इन्होंने, पैसे देके जा जाओ। यहाँ पे क्या है कि इट हैज गॉट लॉट ऑफ, देर आर, आई मीन सेमी कंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए एक लद्दाख को एक आइडियल जगह माना जा रहा है, क्योंकि दो बड़ी इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट होते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, वो है एक सैंड, से सिलिका निकलता है जिससे चिप्स बन, और फ्रेश वाटर। वो भी, हाँ बिल्कुल सही ठीक बात। है ना, उसको रोकने के लिए भी इसको एक्टिवेट किया गया है। आप समझ रहे हो? सो ऑन द होल आई कैन ओनली से आखिरी में कि सोनम वांगचुक इज नथिंग बट ए चाइनीज बॉम्ब। सोनम वांगचुक एक चाइनीज बॉम्ब है, ठीक है ना, जिसका जिसका जो जो फ्यूज है वो राहुल गांधी है, ठीक है ना, और जिसका ट्रिगर जो है वो जॉर्ज जॉर्ज सोरस के सोरस। हाथ हाथ में है और चाइना के पास है। आई होप यू नो द कनेक्शन बिटवीन जॉर्ज सोरस एंड चाइना। नहीं सर। ये भी बहुत साल तक ये था वहां पे, जॉर्ज सोरस ने। तो ये सारे के सारे आप इसीलिए, और आखिरी में मैं वही बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपने कभी सुना है कि आपके यहाँ इलेक्शन है या कुछ हो रहा है, कुछ भी छोटी सी बात होती, कहा जी मैं कैम्ब्रिज में हूं। अरे मैं, तू कहा गया कि ऑक्सफोर्ड में, 2 लाइन तू ठीक से बोल नहीं सकता है यार, तू कैम्ब्रिज में जा रहा है भाषण देने। बिल्कुल सही सर। मतलब या तो इनका स्टैंडर्ड बहुत पुअर है ना, और ये अपने आकाओं के पास इतने खुल के जाना कोई ये भी नहीं है, और हम लोग इस ऐसी चीजों को टॉलरेट करते हैं। तो ये ही इज ए चाइनीज बॉम्ब, और ये सब आखिरी दांव है। आखिरी क्या मतलब, ये दांव चलते रहेंगे। और 370 हटने के बाद, और जो ये गलवान के बाद, एक 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 बिल्कुल जो लद्दाख का जो नैरेटिव है, या उसकी जो केमिस्ट्री है लद्दाख की, जो एक्सटर्नल केमिस्ट्री, वो बिल्कुल बदल चुकी है। और कई ऐसे आप बहुत सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर से आप इंडिया पे असॉल्ट्स देखोगे। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से सर ने काफी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और अच्छी तरह से समझा दिया है सोनम वांगचुक के बारे में और ध्रुव राठी के बारे में भी कि कौन बंदे हैं, किसके बंदे हैं। अधिक जानकारी के लिए सर की बुक है भारत के अंदरूनी शत्रु। उसमें सर ने जॉर्ज सोरोस के प्लान के बारे में पूरी डिटेल के बारे में बताया गया। अभी तो ये जैसे जैसे इलेक्शन और क्लोज आते रहेंगे, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हमें और नजर आएंगी। तो अगर आपको और जानकारी लेनी है तो सर की किताब है भारत के अंदरूनी शत्रु, हिंदी में, और इंग्लिश में द जिहादी प्लस। उसमें पूरी डिटेल में सर ने जॉर्ज सोरोस के प्लान के बारे में समझाया है। उसको आप जरूर पढ़िए। थैंक यू सर आपका। थैंक यू।